Hello students, I am Sita Gupta from Sita Gupta History Classes, PGT History, JNB शाजापुर। आज बच्चों हम लोग क्लास 12th की हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 पढ़ेंगे। चैप्टर्स नेम इज किंग्स, फार्मर्स एंड टाउन्स। अर्ली थोड़ी मिस्टेक है इसमें, अर्ली स्टेट्स एंड इकोनॉमीज के बारे में पढ़ेंगे 600 BC टू 600 CE के बीच में। राजा, किसान और नगरों की क्या स्थिति थी, आरंभिक राज्य और अर्थव्यवस्थाएं उस समय कैसी थीं, ऐसी हम लगभग 1200 साल की हिस्ट्री अपने इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो देखते हैं हम आगे। सबसे पहले हम जानेंगे इस चैप्टर में कि हड़प्पा सभ्यता, इससे फर्स्ट चैप्टर हम लोगों ने पढ़ा है अपनी 12th हिस्ट्री में। फर्स्ट बुक का फर्स्ट चैप्टर हमने पढ़ा था हड़प्पा सभ्यता के बारे में, ब्रिक्स, बीड्स एंड बोन्स। तो उसमें उसके बाद की जो हिस्ट्री है वो हम इस सेकंड चैप्टर में पढ़ रहे हैं। तो हड़प्पा सभ्यता के 1500 वर्षों के दौरान, मतलब समाप्त होने के अंतराल के बाद हमारे सब कॉन्टिनेंट में क्या हुआ, यानी हड़प्पा सभ्यता का जो टाइम पीरियड है वो आप लोगों ने देखा कि 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व तक था। तो 1900 ईसा पूर्व के बाद 600 तक के बीच में क्या क्या धीरे धीरे करके चेंजेस आए, उनके बारे में हम शुरुआत में जानेंगे। तो इसके ऊपर आपके क्वेश्चन आता है बोर्ड एग्जामिनेशन में कि हड़प्पा सभ्यता के अंतराल में, उसके 1500 वर्षों के अंतराल में हमारे उपमहाद्वीप में कौन से विकास हुए, क्या हुआ या क्या परिवर्तन आए। तो आपको ये जो नीचे फॉलोइंग पॉइंट्स हैं इनको समझना होगा। सबसे पहला जो परिवर्तन हम देख रहे हैं वो है ऋग्वेद का लेखन, कि सबसे पहले इस दौरान ऋग्वेद को लिखा गया और ऐसा कहा जाता है कि लगभग 1500 से 1000 ईसा पूर्व के आसपास इसकी रचना हुई। पहले ये अलिखित श्रुति करके इसको समझा जाता था, बाद में लिखित रूप इसको प्रदान किया गया, जो सबसे पुरानी पुस्तक मानी जाती है और भारत के सबसे पुराने वेद में से एक है, जो हमारे 4 मुख्य वेद हैं। दूसरा एक बड़ा परिवर्तन है कृषक बस्तियों का विकास हुआ, यानी हमारे उपमहाद्वीप में, दक्कन के पठार में, कर्नाटक में कई क्षेत्रों में हमें उस समय किसानों की बस्तियां अस्तित्व में आई, यानी स्थायी रूप से आदमी कुछ बस्तियां बना करके रहने लगा और अपनी कृषि की देखभाल करने लगा। तीसरा परिवर्तन देखते हैं कि हमें कहीं कहीं चरवाहों की बस्तियों के भी प्रमाण मिले हैं, ये भी खास करके दक्षिण भारत में। और ये उस दौरान आया एक मुख्य मुख्य परिवर्तन है, जिसको बाद में हम लोगों ने नोमिड्स या चरवाहा या घुमंतु जिन लोगों को कहा है, जो पशुओं को पालते थे और पशुओं के झुंड को एक स्थान से दूसरे स्थान पर चरा करके वो अपनी आजीविका को चलाते होंगे। चौथा परिवर्तन हम लोग देख रहे हैं, शवाधानों के तरीके बदले, यानी जो अंतिम संस्कार का तरीका था मृत्यु के पश्चात, उसमें दक्षिण भारत में कुछ ऐसे प्रमाण मिले हैं कई स्थानों पर दक्कन में कि जो बड़े-बड़े लोगों के शवों को दफनाया जाता था, उसके ऊपर एक बड़ा सा पत्थर लगा दिया जाता था, जिसको इंग्लिश में मेगालीथ कहा जाता है। 6th क्लास में इसका वर्णन आया है कि ये मेगालीथ जो होते थे, महापाषाण, ये ऐसे ख्यात पत्थरों के ढांचे थे जो किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति की कब्र को दर्शाते थे। तो एक समाधान का ये तरीके में चेंज आया। आगे है शवों के साथ लोहे के उपकरण और हथियार भी दफनाए जाने लगे। तो इससे हमें पता चलता है कि इस काल में मनुष्य लोहे का प्रयोग करना शुरू हो चुका था। यानी आपने जब हड़प्पा सिविलाइजेशन पढ़ी है, उस समय उसको ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन कहते हैं, यानी हड़प्पा के लोग लोहे से परिचित नहीं थे। वो तांबे का, कांसे का और दूसरी धातुओं का प्रयोग करते थे। ये लोहे के प्रयोग के उदाहरण हमें इसी दौरान मिलते हैं, जो हड़प्पा सभ्यता के बाद का समय है। इसी दौरान आरंभिक महत्वपूर्ण राज्य, साम्राज्य और रजवाड़ों का विकास हुआ, जिसमें आप 16 महाजनपदों के बारे में पढ़ेंगे, मगध साम्राज्य के विषय में पढ़ेंगे। दूसरा है कि गंगा घाटी के आसपास, जिसको कनिंघम ने स्टडी किया था, वो मानता था कि 600 ईसा पूर्व से इतिहास शुरू होता है, जहां से गंगा घाटी के नगरों का उदय हुआ। तो नए नए बड़े बड़े शहरों का विकास हुआ और उन शहरों में उस समय थे वैशाली है, चंपा है,
अवंती है, मथुरा, ऐसे कुछ महत्वपूर्ण शहरों के नाम हमें पता चलते हैं। इसके अलावा सिक्कों का विकास हुआ और ये सिक्के आज उस समय का इतिहास बताने में हमें बहुत मददगार हैं। जैन, बौद्ध, ये धार्मिक 2 नई फिलॉसफी दुनिया के सामने आई 6th सेंचुरी बीसी के बाद, जिसे धर्म के क्षेत्र में एक बहुत बड़ी रिवॉल्यूशन या क्रांति माना गया। तो ये आपको बच्चों हड़प्पा सभ्यता के बाद जो परिवर्तन आए हैं, उन परिवर्तनों की एक लिस्ट है जो आपको समझनी होगी। अब हम समझते हैं कि हमारे ये चैप्टर नंबर 2 जो है कि राजा, किसान और नगर, इसके बारे में हमें जानकारी के स्रोत क्या हैं? किन सोर्सेस के थ्रू हम इस चैप्टर के विषय में जान पाए, हमारे इतिहासकारों ने जाना, पुरातत्वविदों ने जाना और ये चैप्टर हमारे कोर्स में सम्मिलित किया गया। तो हमेशा की तरह मुख्य 4 चीजें हैं जो इस चैप्टर को की हिस्ट्री को कंस्ट्रक्ट करने में हमारी मदद करती हैं। सबसे पहला अभिलेख, दूसरा है ग्रंथ, तीसरा है सिक्के और चौथा है जो उस समय की मूर्तियां या चित्र हमें बने हुए मिले हैं। ये इस काल का इतिहास जानने के मुख्य साधन हैं। आगे बढ़ते हैं। अब हमने पढ़ा कि उस समय का इतिहास बताने का सबसे बड़ा स्रोत है अभिलेख, जिसको इंग्लिश में कहते हैं इंस्क्रिप्शंस। इंस्क्रिप्शंस की अगर मैं बात करती हूं तो आपको एक राजा का नाम याद आता होगा, अशोक, जिसने भारत में सबसे ज्यादा अभिलेखों को लिखवाया था। अब हमें समझना होगा कि अभिलेख होते क्या हैं। आपने एक पढ़ा होगा इतिहास जानने का, पांडुलिपि एक साधन होता है और एक साधन है अभिलेख। तो हमारे इस चैप्टर में अभिलेख की डिटेल डिस्क्रिप्शन दिया गया है। तो समझते हैं कि अभिलेख क्या है। जो पत्थर और धातु या मिट्टी के बर्तन या फिर कोई कठोर सतह जैसे सिक्कों के ऊपर जो खुदे हुए होते हैं, उसके ऊपर जो खोद करके लिखा जाता है, यानी किसी कठोर सतह के ऊपर खुदाई करके जो लिखा जाता है, उसे हम अभिलेख कहते हैं। पांडुलिपि इससे बिल्कुल डिफरेंट है। पांडुलिपि ताड़पत्रों या भोजपत्रों के ऊपर लिखी जाती थी, जबकि ये कठोर सतह के ऊपर लिखे जा रहे हैं। जैसे आपने हड़प्पा सभ्यता में देखा था कि सील्स के ऊपर लिखा गया है, वहां पर मोहरों के ऊपर लिखा गया है, उनकी कठोर सतह होती है। या फिर एक आपने पात्र देखा था जो ओमान में मिला था, उस पात्र के ऊपर भी कुछ लिखा गया था जो मर्तबान जैसा था। दूसरी बात है कि इससे जो अभिलेख लिखे होते हैं, इससे हमें अभिलेख लिखवाने वाले के विषय में जानकारी मिलती है। जैसे मान लीजिए हम अशोक के अभिलेख देखें, तो हमें अशोक के शासन के विषय में, उसके राज्य के विषय में जानकारी देने का ये मुख्य स्रोत होता है। इसके अलावा ये स्थायी प्रमाण है, यानी समय के साथ ये नष्ट नहीं हुए। उस समय की और वस्तुएं नष्ट हो गईं, लेकिन ये अभिलेख आज भी मौजूद हैं और इनको पढ़ करके, इनको समझ करके हम इतिहास को जान सकते हैं। अगला महत्व है अभिलेख का कि ये किसी भी समय के, जिस समय के मिले हैं, उस समय का काल निर्धारण करना अभिलेख के माध्यम से बहुत सरल हो जाता है इतिहासकारों के लिए। और हमारे जो सबसे प्राचीनतम जो इंस्क्रिप्शंस हैं, वो प्राकृत लैंग्वेज में मिले हैं, प्राकृत भाषा में मिले हैं, क्योंकि उस समय जो जनमानस की, जो आम जनता भाषा बोलती थी, वो प्राकृत थी। जैसे आज हमारे क्षेत्र में हम लोगों की आम भाषा क्या है, हिंदी बोलते हैं। ऐसे ही उस समय लोग प्राकृत भाषा बोलते थे। तो अधिकतर अभिलेख प्राकृत भाषा में लिखे गए हैं। 1830 के दशक में अभिलेखा शास्त्र में काफी प्रगति हुई। अभिलेखा शास्त्र का मतलब होता है कि जिसके अंदर इस इंस्क्रिप्शंस की स्टडी की जाती है। तो इतिहास जानने का ये मुख्य साधन है और अभिलेखा शास्त्र की स्टडी करने से हमें जिस भी समय का वो अभिलेख है, उस समय को इतिहास को पढ़ने में, उसको दोबारा से उसकी रिकंस्ट्रक्शन करने में हमें काफी मदद मिलती है। अब आप बच्चों ने एक नीचे पिक्चर देख रहे हैं, ये पिक्चर है जेम्स प्रिंसिप की, जिसको कहा जाता है कि इसने एंशिएंट इंडिया की डिकोडिंग की। मतलब ये वो व्यक्ति है, एक अंग्रेजों का कर्मचारी था ये, एक ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकारी था। इस अधिकारी की एक बहुत बड़ी उपलब्धि है कि उसने ब्राह्मी और खरोष्ठी लिपि में लिखे गए अभिलेख पढ़ पाने में सफलता प्राप्त की।
यानी कई वर्षों ने इसकी कड़ी मेहनत थी और उस कड़ी मेहनत के बाद ये अभिलेखों को पढ़ पाने में सफल हुआ, जो अभिलेख ब्राह्मी लिपि में और खरोष्टी लिपि में लिखे गए थे। 1838 में एक अभिलेख जिस पर पियदस्सी, पियदस्सी का मतलब होता है, ये क्वेश्चन 1 नंबर के क्वेश्चन में बोर्ड में पूछा जाता है, पियदस्सी यानी मनोहर मुखाकृति वाला, यानी जिसका मुख बड़ा खूबसूरत हो। अशोक के बारे में लिखा गया है, जिसको इसको पढ़ पाने में सफलता मिली थी। प्रिंसिप की सफलता से भारत की राजनीतिक इतिहास के स्टडी करने में इतिहासकारों को एक नई सफलता मिली, यानी इतिहास को जानने में प्रिंसिप की सफलता का एक बड़ा योगदान है। आगे समझते हैं हम लोग। इससे पहले आप देख रहे हैं यहाँ स्क्रीन पे 16 महाजनपद। ये 16 महाजनपद जो उस समय के प्रारंभिक जो कहते हैं 6th सेंचुरी बीसी से लेकर के 6th सेंचुरी सी तक के बीच में, ये 16 महाजनपद लगभग 1000 सालों तक इनका कहीं ना कहीं अस्तित्व बना रहा। अब हम इसके बारे में स्टडी करेंगे। तो समझते हैं कि प्रारंभिक राज्यों में ये 16 महाजनपद क्या थे, इनके बारे में जानकारी कैसे मिली, शासन कैसे चलता था, वो सब हम अब आगे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं कि 16 महाजनपद कब की बात की जा रही है। तो ये 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में जो कई परिवर्तन हमने पढ़े थे, उन परिवर्तनों में से एक परिवर्तन था कि उस समय कुछ नए राज्यों, नए जनपदों, नए महाजनपदों का विकास हुआ था। अब इन 16 महाजनपदों की जानकारी हमें कहाँ से मिली? तो इसका मुख्य सोर्स है कि जो उस समय के बौद्ध धर्म और जैन धर्म भी आपको पता चला है कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का है। उन ग्रंथों को जो लिखा गया, उन ग्रंथों में उनके जो धार्मिक ग्रंथ हैं, उन ग्रंथों में इन 16 महाजनपदों का जिक्र किया गया है। अब उन 16 महाजनपदों में से कुछ के नाम जानेंगे हम, जैसे वज्जी, मगध, कौशल, कुरु और पांचाल। आप स्क्रीन में इस भारत के मानचित्र में भी देख रहे होंगे, ये आपको दिख रहा है। उस समय का सबसे महत्वपूर्ण, सबसे शक्तिशाली महाजनपद था मगध, जो आजकल बिहार पटना के आसपास का इलाका है। दूसरा आप देख रहे हैं अंग, ऊपर है ये बज्जी, मल्ल, वत्स, अवंती, मत्स्य, कुरु, पांचाल। और ऊपर की तरफ चलेंगे उत्तर पश्चिम भारत की तरफ, तो आपको दो दिख रहे होंगे, कंबोज और गांधार। ये उस समय के महत्वपूर्ण महाजनपद थे जिनका विकास हुआ और जिनकी शासन व्यवस्था बहुत अच्छी बताई जाती है। यहाँ पर कहा जाता है कि राजा का शासन होता था, मोनार्की सिस्टम था, लेकिन गढ़ और संघों के लोगों के समूह का भी शासन साथ साथ चलता था। जिसमें गढ़ संघ के समूह के शासन का मतलब है कि जिसमें उस गढ़ या संघ का प्रत्येक व्यक्ति राजा माना जाता था। इसको ओलागार्की सिस्टम कहते थे। ओलागार्की मीन्स समूह शासन, संघ का शासन, जहां सत्ता पुरुषों के एक समूह के हाथों में होगी। ऐसे शासन की बात महात्मा बुद्ध ने भी अपने उपदेशों में कही है। आर्थिक स्रोत जैसे कर मुख्य, हमेशा से ही पता है कि जो भी सरकार होगी उसकी आमदनी का मुख्य स्रोत टैक्स होते हैं। तो राजा कर लगाता था और गढ़ों का सामूहिक नियंत्रण इन करों की वसूली के ऊपर होता था। यह राज्य लगभग 1000 साल तक बने रहे, 600 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसवी तक। प्रत्येक महाजनपद की एक किलेबंद राजधानी होती थी। किलेबंद मीन्स चारों तरफ दीवार से घिरी हुई, ताकि वो सुरक्षित रह सके बाहरी आक्रमणों से। और ऐसी दीवारों के अवशेष बाकायदा मिले हैं। आपकी एनसीईआरटी की किताबों में उस दीवारों के चित्र भी दिए गए हैं। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में रचे गए ब्राह्मण ग्रंथों में कहा गया है कि महाजनपदों की ये व्यवस्था थी कि क्षत्रिय वर्ण का व्यक्ति ही राजा बनेगा, यानी क्षत्रियों को ही राजा बनने का अधिकार है। लेकिन आगे चल करके हम हिस्ट्री पढ़ेंगे, जब 1000 ईसवी के आसपास की, तब देखेंगे कि गैर ब्राह्मण लोग, गैर क्षत्रिय लोगों ने भी क्षत्रियत्व को यज्ञों के माध्यम से, उपाधियों के माध्यम से प्राप्त किया और वो राजा बन गए। शासक का मुख्य काम होता था उस समय कर वसूलना। इसके अलावा वो अपनी आमदनी के लिए पड़ोसी राज्यों पर आक्रमण भी कर सकता था और वहां से धन जुटा करके वो अपने राज्य का खर्चा चला सकता था। धीरे धीरे करके कुछ महाजनपद बहुत शक्तिशाली हो गए, क्योंकि उन्होंने अपनी एक स्थायी सेना बना ली और एक ऐसा नौकरशाही सिस्टम, एक
ऐसी ऑफिशियल्स की पूरा एक तंत्र डेवलप कर लिया कि जो पूरे शासन के ऊपर एक अच्छा नियंत्रण रख सके। तो ये हमने समझा 16 महाजनपदों के विषय में। हमने ये मानचित्र देखा 16 महाजनपदों का। इनमें से कुछ महाजनपद आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में भरने के लिए भी आते हैं। अब समझते हैं इन महाजनपदों में से सबसे शक्तिशाली था, अभी आपने देखा इसकी लोकेशन बच्चों आपको जरूर याद होनी चाहिए, भारत में कहाँ है। तो यहाँ पर आजकल बिहार राज्य है, पश्चिम बंगाल का पड़ोसी कह लो, उत्तर प्रदेश का पड़ोसी कह लो, ये बिहार राज्य है। और बिहार में जहाँ पटना है, पटना का जो आसपास का गंगा नदी के आसपास का इलाका है उसको मगध कहा जाता था। और ये मगध उस समय सबसे शक्तिशाली और महत्वपूर्ण महाजनपदों में से एक था। जो 16 महाजनपदों की बात की है उसमें से सबसे प्रथम महाजनपद है ये। इसकी राजधानी को समझते, एक नंबर के क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है ये, कि राजधानी राजगाह या राजगृह थी, यानी राजाओं का घर, जो कि किलेबंद थी। छठी शताब्दी ईसा पूर्व में यह सबसे शक्तिशाली राज्य बन गया, जहां आजकल बिहार है, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। अब ये महत्वपूर्ण क्यों बन गया, ये बोर्ड में एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि मगध राज्य एक शक्तिशाली महाजनपद क्यों बन गया, तो वो कारण आपको पता होने चाहिए। तो सबसे पहला मुख्य कारण है कि यहाँ खेती की उपज बहुत अच्छी थी, क्योंकि ये गंगा के मैदान है यहाँ पर। तो गंगा नदी का सिंचित क्षेत्र है, उसकी बढ़िया मिट्टी यहाँ पर मौजूद है, जिसके कारण फर्टाइल लैंड होने की वजह से बहुत बढ़िया खेती होती थी। दूसरी वजह है कि लोहे की खदानें थी यहाँ आसानी से उपलब्ध, जिनसे आसानी से लोहा प्राप्त किया जा सकता था, आप औजार बना सकते थे, हथियार बना सकते थे। तो किसी भी राज्य को अपनी तरक्की करने के लिए इसकी आवश्यकता थी, जो वहां आसानी से उपलब्ध था। तीसरा कारण है इसके शक्तिशाली होने का कि उस समय सेना में हाथियों की संख्या बहुत ज्यादा होती थी, और यहाँ घने जंगल थे, और उन जंगलों से सेना के लिए हाथी प्राप्त करना बड़ा आसान था। इसके अलावा गंगा नदी का जो तंत्र था, गंगा और उसकी सहायक नदियां जैसे कोसी वगैरह हैं, तो इससे इस जलमार्ग के माध्यम से आवागमन भी बड़ा सुलभ था, यानी ट्रांसपोर्टेशन का एक बढ़िया साधन ये नदियों का यहाँ उपलब्ध था। इसके अलावा आरंभिक जैन और बौद्ध लेखकों ने ये लिखा है कि जो मगध के राजा थे, वो मगध के राजाओं की जो पॉलिसीज थी, नीतियां थी, उनका जो प्रशासन था, उसके कारण मगध एक शक्तिशाली और महत्वपूर्ण राज्य बन गया। यहाँ के मुख्य शासकों के नाम भी आपको एक नंबर के क्वेश्चन के लिए याद रखने पड़ेंगे। बिंबिसार यहाँ का सबसे पहला राजा, फिर अजातशत्रु और महापद्म नंद, ये तीन मुख्य मगध के प्रसिद्ध राजाओं के नाम हैं, जिनके कुशल प्रशासन ने मगध को एक शक्तिशाली राज्य बना दिया। नीचे आप चित्र में देख भी रहे हैं, बिंबिसार का आपको चित्र दिखाया गया है। इसी के साथ बच्चों हमारा आज का ये जो सेशन है यहीं समाप्त होता है। और अगले वीडियो में सेकंड पार्ट में मैं आप, ये फर्स्ट पार्ट है बच्चों इसका, अब हम लोग सेकंड पार्ट में आप लोगों से मिलेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो इसको लाइक करना और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।